कल हमने एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो कर लिया, और एक करेक्शन हमें करना है कल जो हमने करना था वो मैंने आपको, हाँ वो मैंने मैसेज भी आपको किया था इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और वो गलत हो गई। वो 24 जनवरी था, वो बाय मिस्टेक 26 लिखा गया जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी कि ये राज्य बन गया था। और वो कहानी हमने जान ली थी, पहले यूनाइटेड प्रोविंस ही था और अंग्रेजों के बाद जब इंडिपेंडेंस मिली तो राज्य बन गया, क्योंकि हमारे 500 से ज्यादा रियासतें थी, 547 इतनी कुछ थी, 550 के आसपास। तो रियासतें इतनी सारी थी और यूनिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो रियासतें थी वो किन की थी? जो नवाब थे, जो राजपूत थे और मराठा थे, तो इन सब के जो रजवाड़े थे, घराने हैं, अभी भी कुछ घराने बचे हुए हैं, जो सिंधिया होलकर वगैरह है, इनके घराने अभी भी हैं। नवाब तो खैर अब नहीं रहे हैं, नवाबों का भी बहुत पुराने घराने कोई एक रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो नवाब थे वो नहीं रहे, निजाम वगैरह के। तो जैसे जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, और ये पंजाब था, पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। तो कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि हैदराबाद भी था, हैदराबाद निजाम्स के अंडर में था। तो ये इंडिया में जुड़ना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने कहा था, चॉइस दी गई थी ना प्रिंसली स्टेट को, जो राजघराने थे उनको चॉइस दी गई थी कि या तो आप भारत में मिल जाए क्योंकि पार्टीशन हो रहा था, और या फिर आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो जोग्राफिकली एरिया है, जो पाकिस्तान के साथ मिलता हुआ है सीमा रेखा से, वो तो उसे दिया जाना चाहिए, लेकिन जो जोग्राफिकली है ही नहीं वो कैसे दे दें, या वो इस तरह से नहीं हो पाता। तो हैदराबाद जो है उसने मना कर दिया कि हम ना इंडिया में मिले ना पाकिस्तान में, हैदराबाद ने भी मना कर दिया। जूनागढ़ ने रातों रात कहा था कि हम तो पाकिस्तान में मिल रहे। जो जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है, ये हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, गुजरात में। यहाँ ये यहाँ जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ यहाँ पर है, तो इसने भी कह दिया कि पाकिस्तान में हमें मिलना है। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो जूनागढ़ है, इसकी जब नवाब ने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं, तो उस समय फोन वगैरह कुछ भी नहीं था, और ये अगले दिन टेलीफोन गया, जब सरदार पटेल ने न्यूज़पेपर में देखा, तो फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से बात की, और उसके बाद जूनागढ़ में वोटिंग कराई गई थी और जूनागढ़ को भी इंडिया में मिला दिया था। तो सेम ऐसे ही राज्यकरण चल रहा था, यानी कि स्टेट बनाए जा रहे थे। तो तब उत्तर प्रदेश को 1950 में स्टेट का दर्जा मिला था, और ये यूपी दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आज हमने करंट अफेयर में भी किया है, आप एक बार वो वीडियो आज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो 24 जनवरी एक बार रिवीजन हो जाएगा, इसको हम उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाएगा, ये हमारे जो पूर्व गवर्नर थे, अभी कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। तो इससे पहले जो गवर्नर थे राम नाईक, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, राम नाइक ने इसकी घोषणा की थी कि इसको हम यूपी दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। तो ये हम करेक्शन करते हैं कल की क्लास का, जहाँ पे 26 जनवरी लिख रहा था वहां पे आप 24 जनवरी 1950 कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो उत्तर प्रदेश की नदियां हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो स्थिति कैसे देखनी है आपको? ग्लोब तो आपको पता ही होगा कि ग्लोब कैसा है, 10वीं तक तो आपने देखा ही होगा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ये कुछ ऐसी है ना, ये एक जनरल आइडिया आपने लगाना है। वो तो मैं तो फिर भी बहुत गोल बना दी, गोल नहीं है, पृथ्वी बिल्कुल राउंड नहीं है। परफेक्ट राउंड है पृथ्वी नहीं, बल्ज है ना, साइड में से थोड़े बल्ज है, थोड़े निकली हुई है, कि पोल्स पे से ऐसी है, थोड़ी सी इस तरह की है, मतलब एग, थोड़ा सा एग शेप है, हल्का सा एग शेप, मतलब बीच में से पोल पे से तो ये ठीक है, बट मिडिल में से बल्ज है। तो इसमें अब जैसे हम बीच में, सबसे पहले बीच में एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये सारी, 0 डिग्री पे, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा, इसे तो कहते हैं हम भूमध्य रेखा। फिर इसके ऊपर एक रेखा है, ये भी इमेजिनरी लाइन हमने खींची हुई है ये ग्लोब पे, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके नीचे जो है ये है, ये कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा। तो हमने इसका नाम रखा हुआ है इमेजिनरी मकर रेखा। इसके नीचे यहाँ पर जो है इसे तो हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर। दक्षिण सॉरी दक्षिण गोलार्ध तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो अब मेन हम यहाँ पे क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पे इन रेखाओं के अलावा भी बहुत सारी लाइन खींची हुई है। आपने ग्लोब देखा होगा तो आपको ऐसी लाइन दिखती है। तो कुछ लाइन तो है ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और कुछ लाइन जो है ऐसे खींची हुई है। आपने देखिए ये, इन्हें कहते हैं हम, अब इनको क्या कहते हैं? जो ये पूर्व से पश्चिम है इन्हें तो हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश। अक्षांश मैंने वहां लिखा हुआ है, अक्षांश, अक्षांश कहते हैं। और ये जो लंबी है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, ये वाली लाइन, इन्हें हम कहते हैं देशांतर। अब अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो यहाँ पर समझिए कि जो अक्षांश रेखा है ये लोकेशन बताती है कि वो पूर्व से पश्चिम में किस तरफ लोकेटेड है वो कंट्री। और देशांतर का जो है एक बहुत बड़ा फायदा है, देशांतर में हमें टाइम पता चलता है। अगर आपको आप कहीं फॉरेन में कभी गए हो, या जैसे पता हो कोई फॉरेन में गया हो, तो उसका ये रहता है कि जैसे सऊदी अरेबिया है, तो जब हमारे यहाँ 10 बज रहे होते हैं तो वहां का टाइम ज्यादा हो रहा होता है। इस तरह से मतलब आपको उस चीज को देखना है कि ये जो है ना हमें बताता है ग्रीनविच टाइम के बारे में, या ग्रीनविच इसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, आईएसटी जोन। तो इसी हिसाब से हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो लोकेशन है, वो जो स्थिति है वो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक, और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक। तो अब ये कैसे लगाया जाता है? ये ऐसे लगाया जाता है कि यहाँ पे कितनी लाइन है, ये भारत से भी खींच रही है ना ये लाइन, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश है वो किन लाइनों के बीच में है, कौन सी अक्षांश है और कौन सी देशांतर है। तो ये आपको अक्षांश और देशांतर अपनी याद रखनी है। फिर इसकी बात आती है कि 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा इसकी मिलती है। तो 9 राज्य आपको याद रखने हैं। 9 राज्य में यहाँ पे लिखती भी चलूंगी। सबसे पहले तो इसमें इधर से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, ये मिलता है इसका हिमाचल प्रदेश से, बहुत कम पार्ट मिलता है हिमाचल प्रदेश से। ये मिलता है इसका उत्तराखंड से, ये पार्ट इसका मिलता है उत्तराखंड से, और ये पार्ट मिलता है इसका हरियाणा से, हरियाणा। और यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ पर दिल्ली से मिलता है, और इस एरिया में ये मिलता है राजस्थान से। राजस्थान के बाद इधर से ही नीचे ही चलेंगे, यहाँ पर ये मिलता है मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर मिलता है, अब इस साइड देखते हैं, यहाँ पर मिलता है ये किससे? यहाँ है छत्तीसगढ़। ऐसे मैप में माइंड मैप बनाते हैं तो तब याद रखते हैं कि मैप में हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इधर की तरफ ये मिलता है झारखंड से, झारखंड, खंड से सही मिल गया, झारखंड, झारखंड से, और यहाँ पर बिहार से। तो आप काउंट कर लेंगे ये कितना हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। और सिर्फ एक इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी मिलती है, वो मिलती है नेपाल से। सिर्फ नेपाल से इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री मिलती है। आपने सिनोली बॉर्डर सुना होगा, वो यूपी में ही है,
यूपी और इसका बॉर्डर है, सिनोली बॉर्डर, वहां पे बसेस वगैरह जाती है। जो नेपाल है, यहाँ का हमारी बाउंड्री ज्यादा खिंची हुई नहीं है, मतलब आया जा सकता है, क्योंकि नेपाल ज्यादा कंट्री हमारी फ्रेंडली कंट्री है। तो हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है। 9 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। अब स्थलाकृति के हिसाब से, लैंड फॉर्म्स के हिसाब से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिवालिक की पहाड़ियां, तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है ये यहाँ पर स्थित है, जो ये इसकी बाउंड्री इससे उत्तराखंड से मिलती है, तो यहाँ पर तो है शिवालिक की पहाड़ियां। इस रीजन को कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ियां और जो एरिया है वो थोड़ा मार्शी है, मतलब नदियां भी हैं, मिट्टी इधर से सूखा एरिया है और उधर से नदियां भी है, तो बीच में एक तराई एरिया बन जाता है। तराई मतलब मार्शी एरिया, ये पानी वाला दलदली एरिया। तो उस एरिया में जो है, जैसे लखीमपुर खीरी में है ये एरिया, इधर इधर की तरफ लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इस तरफ जो है, इस तरफ का जो एरिया है लखीमपुर खीरी बहराइच वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं तराई रीजन। और यहाँ पर जो है अच्छी फसलें होती है और वर्षा भी यहाँ पे अच्छी होती है। फिर इसका जो, ये तो हो गया तराई क्षेत्र, फिर आता है इसका सेंट्रल पार्ट, इसे कहते हैं हम गंगा का मैदान, इसे कहते हैं गंगा का मैदान। और ये जो नीचे वाला साउथ वाला एरिया है, इसे कहते हैं हम विंध्या पर्वत श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जो पहाड़ है, बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, यहाँ पे विंध्या के थोड़े बहुत पर्वत मिलते हैं, क्योंकि ये वाला जो है मालवा प्लेटो है, विंध्या रेंज है, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, विंध्या की पहाड़ियां। वो हमारे जन गण मन में आता है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा और विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना, तो वो विंध्या हिमाचल जो है वो इसी से ही आया है। तो विंध्या है, हिमाचल और ये गंगा, यमुना, इस तरह से मतलब पूरा ज्योग्राफिकली भी कंट्री को जनगण मन में बताया गया है। तो स्थलाकृति के हिसाब से शिवालिक की पहाड़ियां सबसे ऊपर नॉर्थ में, सेंट्रल पार्ट में गंगा का मैदान और साउथ में आकर के विंध्या पर्वत। मिट्टी हमारे यहाँ की कैसी है? बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हमारे यहाँ पे, और ये बहुत उपजाऊ होती है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, और ये जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कृषि जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत फला फूला कृषि है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा बड़ा गन्ने का जो उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ ही होता है, ड्यू टू उपजाऊ जो मिट्टी है। बारिश यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है, कम भी नहीं होती, लेकिन बारिश पूर्व से पश्चिम तक आते आते कम हो जाती है। लेकिन इन टोटल हमारे यहाँ पे 1 to 29 mm बारिश होती है, इन टोटल 1 to 29 mm होती है। इसे सेंटीमीटर में आप देख लीजिएगा कितने सेंटीमीटर होती है, बट बाकी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बारिश हमारे यहाँ कितनी होती है, कितने एमएम या कितने सेंटीमीटर होती है। फिर मुख्य जल स्रोत जो है इसके गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। अब हम यहाँ पर गंगा जो नदियां हैं वे और उनके उद्गम स्थल देखेंगे कि कौन से सोर्स से वे निकलती है, और अगर उन पे कोई बांध बना हुआ है, ये बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बांध उत्तर प्रदेश के बाहर उन नदियों पे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांध हम कल उसमें अलग से करेंगे। ये बांध बनाने का पर्पस ये है कि इन नदियों पे उत्तर प्रदेश के बाहर कौन से बांध बने हुए हैं, बस ये। तो हमने देखना है गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। और गंगा में बांध जो है वो बने नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और बाहर जो है फिर बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में जाकर इस पर बांध बने हुए हैं। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इस पर ताजे वाला बैराज बांध जो है ये उत्तराखंड में है, ये बना हुआ ताजे वाला बैराज बांध। घाघरा, ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकला हुआ है, ये तिब्बत का है, और इसलिए इसका नाम भी थोड़ा आपको लगेगा कि हिंदी नाम नहीं है, तिब्बत में है, ये तिब्बत से निकलती है। अगर आप घाघरा की देखो तो ये यहाँ से निकलती है, इस एरिया से, यहाँ से। तो घाघरा जो है यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर जो है एरिया है नेपाल के ऊपर तिब्बत, और तिब्बत किस में आता है? ये वैसे चाइना के अंदर, चीन के अंदर में आता है। हालांकि तिब्बत अलग रहता है, तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो अलग है, तिब्बत का सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी चाइना इसको रूल करता है, चाइना इसे अपने से अलग नहीं होने देता। तो घाघरा जो है मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे
कि कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, या उत्तर प्रदेश की यह कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या है इसका। फिर है बेतवा। बेतवा निकलती है विंध्या श्रृंखला से, यानी कि देखो बेतवा, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा मैच कर दिया, बेतवा अगर आपको दिख रहा है तो ये मध्य प्रदेश से निकल रही है यहाँ से, और ये यहाँ पर जाकर है तो यूपी में, निकलती कहाँ से है, ये मध्य प्रदेश में विंध्या से निकलती है। तो इसको थोड़ा सा पार्ट मध्य प्रदेश में है, देखो बस इतना पार्ट इसका मध्य प्रदेश में है जहां से ये विंध्या पर्वत से निकलेगी, लेकिन इस पर्वत से ये यहाँ पर जाकर गिरती है, गंगा से जाकर मिल जाती है यूपी की। ये यूपी की इसलिए मानी जाएगी क्योंकि जहां पर इसकी सहायक नदियां मिल रही है, सबसे लंबा भाग जो ये इसका सींच रही है, ये उत्तर प्रदेश का सींच रही है, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश की ही मानी जाएगी। पर निकलती कहाँ से है, मध्य प्रदेश से, विंध्या श्रृंखला से। और इसमें एक और याद रखना, केन बेतवा नदी को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन नदियों को ही जोड़ने का है। देखो यहाँ पर केन है, यहाँ पर केन है, यहाँ पर बेतवा है, इन्हें जोड़ने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये हमें मैप में ऐसे लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पठार है, जिनको काटना, जहाँ पर मतलब बहुत पैसा लगेगा और बहुत टेक्नोलॉजी लगेगी। तो अभी और एक और चीज है, यहाँ पर जो है वन है, यानी कि फॉरेस्ट है, तो अभी इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं मिली है, पर्यावरण का जो एक सर्टिफिकेशन मिलना है ना, वो भी नहीं दिया है इसे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका कि अभी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर उतने ही एरिया में आपको उतने जंगल भी काटने पड़ेंगे अगर आप यहाँ से नहर निकालेंगे, और नहर इतनी तो बनेगी नहीं कि छोटी सी बनेगी, नहर बनेगी तो बहुत एरिया जाएगा, उस बहुत एरिया में कई सौ या कई हजार पेड़ आएंगे, तो वो चीज भी कंसर्न है इसका। बट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। रिवर लिंकिंग, लिंकिंग मतलब जोड़ना, नदियों को जोड़ना, केन बेतवा लिंकिंग। तो बेतवा विंध्या श्रृंखला ये मध्य प्रदेश, और इस पर बांध बने हुए हैं, बाहर ही है राजघाट परीक्षा बांध और माटा टीला बांध। चंबल, चंबल निकलती है जनापाव पहाड़ी से, निकलती है विंध्या श्रृंखला से, और थोड़ा सा पार्ट चंबल का राजस्थान में है। मैंने बताया था आपको कि कोटा में इसका बड़ा पार्ट है, इधर यहाँ पे कोटा भी है, कोटा राजस्थान आपने नाम सुना होगा, कोटा। तो कोटा जो है यहाँ से चंबल जो है इस जगह से निकलती है जनापाव पहाड़ी से, विंध्या श्रृंखला से, और इस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं, जैसे राणा सागर प्रताप बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों राजस्थान और एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बांध, हमारे यहाँ नहीं है उत्तर प्रदेश में। सोन निकलती है अमरकंटक से, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है, ये वाली नदी सोन, सोन निकलती है अमरकंटक से, इस पे बन सागर इंदिरापुरी बांध बना हुआ है। फिर शारदा, शारदा को एक और नाम से जाना जाता है, पुराना नाम क्या है शारदा का, सरयू, जहां पर अयोध्या स्थित है। तो सरयू नदी जो है ये काला पानी नेपाल से निकलती है, और इसमें पंचेश्वर बांध जो है, डैम जो है ये बना हुआ, ये उत्तराखंड में। गोमती निकलती है गोमत ताल से, एक गोमत ताल है इस साइड है गोमती, तो गोमत ताल जो है यहाँ पर झील है एक उत्तराखंड की साइड में, गोमत ताल जिसे कहते हैं, एक तरह से झील है, ताल हम कल भी पढ़ेंगे। बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे झीलें हैं उन्हें ताल कहते हैं, और बहुत सारी झीलें जैसे कि उत्तराखंड में आपने सुना होगा नैनीताल, जैसे नैनीताल है तो ताल झील है, झील का नाम है ताल। केन ये है अहिर गंवा कैमूर श्रृंखला से निकलती है केन, केन यहाँ पर है, और ये वाली जो केन नदी है यहीं पर रेंज है अहिर गंवा, अहिर गंवा कैमूर श्रृंखला से निकलती है, इस पे कोई बांध बाहर नहीं बना हुआ है क्योंकि काफी छोटी है। गंडक ये न्यूबिन हिमल ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है, इस पे भी कोई बांध नहीं है। और कोसी जो है सन कोसी और इससे निकलती है, और ये बिहार में। अब इसका मतलब मेजर पार्ट जो है बिहार में बहता है, और थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तर प्रदेश में बहता है कोसी का। तो ये हुई हमारी उत्तर प्रदेश की नदियां, और इसमें आपको बस नदियां याद रखनी है, कौन सा उद्गम स्थल है ये याद रखना है। जो बांध है वो हम एक सेपरेट क्लास में कर चुके हैं, जो बांध हमने पूरे देश के पढ़े थे वो बांध आप बस याद रखना। ये वाले बांध उतने लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का नक्शा, और इसको कर लेना आप, मतलब इसको ना ऐसे करना कि एक बार पढ़ना, फिर
एक बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना, तो याद रहती है चीजें। एक बार जैसे क्लास क्लास की बातें तो आपको याद रहेगी, जो चीज हम सुनते और देखते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद होता है एज कम्पेयर टू जो चीज हम सिर्फ देखते हैं किताबों में। तो उस चीज को लाउडली करके याद कर लेना रिवाइज।